प्रोटीन कैसे बनते हैं, अमीनो एसिड्स को कल जो किया तो उसको 2 मिनट रिवाइज कर लेते हैं। प्रोटीन कैसे बनते हैं, अमीनो एसिड्स को जोड़ेंगे, 2 अमीनो एसिड को जोड़ेंगे तो एक पेप्टाइड बॉन्ड आएगी, यानी उसको 2 अमीनो एसिड को जोड़ा है तो डाइपेप्टाइड, लेकिन डाइपेप्टाइड बोल दिया, लेकिन सॉरी 2 अमीनो एसिड को जोड़ा है तो उसको डाइपेप्टाइड बोल दिया, लेकिन उसमें क्योंकि 2 अमीनो एसिड को जोड़ा है जैसे ग्लाइसिन और एलानिन बोल दिया, डाइपेप्टाइड लिंकेज कितने की है, एक C- बॉन्ड की है, ठीक है। अगर थर्ड अमीनो एसिड जोड़ेगा तो उसको ट्राइपेप्टाइड बोलेंगे, ठीक है। ट्राइपेप्टाइड का मतलब क्या है, 2 पेप्टाइड लिंकेज है उसमें, ठीक है, समझ गए। तो ऐसे टेट्रापेप्टाइड का मतलब 3 पेप्टाइड लिंकेज है। तो प्रोटीन्स को क्लासिफाई किया गया था, कल हमने किया था फाइब्रस और ग्लोबुलर। फाइब्रस किसके थी, जिसमें जिसमें सारी की सारी पॉलीपेप्टाइड चेन इस तरह से पैरेलली अरेंज होती हैं, आपस में कौन सी लिंकेज होती है, कार्बन और डाइसल्फाइड लिंकेज होती है। ये वाले जो प्रोटीन्स होते हैं पानी में कैसे होते हैं, इंसोल्यूबल होते हैं, जैसे कि मेल्स हो गए, समझिए, जैसे कि पॉलीपेप्टाइड चेन इसमें पैरेलली अरेंज होंगी, एक दूसरे से कार्बन और डाइसल्फाइड की लिंकेज पे होगी, समझ में आती है। कार्बन और डाइसल्फाइड के लिंकेज में होंगे, ये वाली जो बॉन्ड्स होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, पैरेलली अरेंज होंगी, कार्बन और डाइसल्फाइड लिंकेज से होंगी, पानी में इनसोल्यूबल होंगी, समझ में आती है। पानी में इनसोल्यूबल होगी, जैसे बाल हैं पानी में डिजोल्व थोड़ी होते हैं, हेयर हो गया, मसल्स हो गई, डिजोल्व हो जाती हैं, नहीं होते, मतलब हम ही डिजोल्व हो जाते हैं अगर मसल डिजोल्व हो जाती है, वही बात है, ठीक है। कैरेटीन हो गया, कुछ डिजोल्व नहीं होता। ग्लोबुलर है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स किसको बोलते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स में ग्लोबुलर मतलब ग्लोबुल से समझ में आता है कि टर्न अराउंड होगी, जैसे कॉइल्स की फॉर्म में होंगी, तो टर्न अराउंड ऐसे हैं जो ग्लोबुलर प्रोटीन बोलते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हमने देखा था, क्वाटनरी आपस में सारी की सारी ये कैसी थी, आपस में पेप्टाइड लिंकेज थी, और एक और दूसरी पेप्टाइड ऐसे पूरा का पूरा अमीनो एसिड, ये हमने देखा था ना बीटा प्लेटेड में, इस तरह से जुड़ा हुआ है, और आपस में कैसी बॉन्ड्स है, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर थोड़ा सा इंटैक्ट था, सेकेंडरी थोड़ा सा और कॉइल्ड था, टर्शरी वाला और ज्यादा कॉइल्ड था, और क्वाटनरी में तो और ही ज्यादा कॉइल्डनेस थी, दिख गया ना तुम्हें, ठीक है। अब प्रोटीन्स का डीनेचुरेशन पढ़ते हैं, तो डीनेचुरेशन प्रोटीन का मतलब क्या है, प्रोटीन्स फाउंड इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम विद अ यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। प्रोटीन्स का बायोलॉजिकल सिस्टम में 3D स्ट्रक्चर होता है एंड बायोलॉजिकली एक्टिव होता है, जिसको बोलते हैं नेटिव प्रोटीन। क्या मतलब बोलते हैं, मतलब नेटिव प्रोटीन का मतलब क्या है, प्रोटीन्स जो नेचर में मिलते हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम में मिलते हैं, वो यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा और उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगी, मतलब बायोलॉजिकली वो एक्टिव होगा, ठीक है, उसे नेटिव प्रोटीन कहा जाता है। जैसे ही प्रोटीन अपनी नेटिव फॉर्म में होता है ना, तो उसमें फिजिकल चेंजेस आते हैं, जैसे कि टेम्परेचर में चेंज आ गया, केमिकल में चेंज आ गया, पीएच में चेंज आ गया, हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब हो गई। जब प्रोटीन नेटिव फॉर्म में होगा, उसमें टेम्परेचर में क्या, पीएच में हाइड्रोजन बॉन्ड जब डिस्टर्ब हो जाएंगी, तो उसकी वजह से ये जो ग्लोब्यूल्स है, ऐसे ऐसे कॉइलिंग है, वो खुल जाएगी। एक बात सोचो, सारी की सारी जो मैंने आपको बताया ऐसे पेप्टाइड लिंकेज है, यहाँ भी पेप्टाइड लिंकेज है, अमीनो एसिड से यहाँ भी पेप्टाइड लिंकेज है, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। जब वो हाइड्रोजन बॉन्ड ही डिस्टर्ब हो गई, टेम्परेचर में चेंज आ गया, पीएच में चेंज आ गया, तो वो खुल जाएंगी ना, कॉइल्स खुल जाएंगी। तो क्या बोला उसने कि डिस्टर्बेंस की वजह से द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर डिस्टर्ब, ड्यू टू दिस ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड। ग्लोब्यूल्स कैसे हो जाएंगे, अनफोल्ड हो जाएंगे, और हेलिक्स गेट अनकॉइल्ड। हेलिक्स कैसा हो जाएगा, अनकॉइल्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रोटीन क्या करेगा, अपनी बायोलॉजिकली एक्टिविटी क्या कर देगा, लॉस कर देगा। पहले बायोलॉजिकली एक्टिव था ना, अब उसने ये सब होने की वजह से अपने क्या करा, बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या कर दी, लॉस कर दी। और इसी चीज को क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जब डीनेचुरेशन होता है तो प्रोटीन्स का सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऐसे कैसे रहता है, अरे प्राइमरी स्ट्रक्चर में कुछ था ही नहीं, तो क्या है, कुछ बिगड़ेगा क्या उसमें, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऐसे कैसे ही रह जाएगा, ठीक है। तो कोगुलेशन ऑफ एग, एग की कोगुलेशन हो जाती है, जैसे बॉयल करते हैं एग, आपको पता ही है, कोगुलेट कोगुलेट बोलते हैं, जम गया ना, वो हार्ड फॉर्म में आ गया, ठीक है, समझ गए। तो अनदर एग्जांपल ऑफ इज कर्डिंग ऑफ मिल्क, मिल्क की दही बन जाना, ठीक है, विच इज द कोज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड बाय द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द लिवर। यही तो एग्जांपल है कि प्रोटीन्स डीनेचुरेट हो रहे हैं, ठीक है, समझ आ गई, समझ आ गई मैंने क्या बोला, मतलब एक पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखेंगे,
प्रोटीन जब अपनी नेटिव फॉर्म में होता है तो होता कैसे है, अब नेटिव फॉर्म में होने, जब नेटिव फॉर्म में है, जैसे ही प्रोटीन्स नेटिव फॉर्म में होंगे, अगर कोई फिजिकल चेंजेस होंगे, टेम्परेचर में चेंज आया, पीएच में चेंज आया, केमिकल चेंजेस आए, तो उस वजह से क्या करेगा, प्रोटीन्स अपने कॉइलिंग से क्या हो जाएगा, अनकॉइल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अनकॉइल, जिसकी वजह से प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकली एक्टिव जो थी वो लॉस कर देगा। बायोलॉजिकली एक्टिविटी जो थी वो क्या कर दी उसने, लॉस। अगर बायोलॉजिकली एक्टिविटी उसने लॉस कर दी तो उसे क्या बोलते हैं, प्रोटीन्स क्या हो गए हैं, डीनेचुरेट। क्या हो गए, डीनेचुरेट। तो इसी चीज को डीनेचुरेशन कहा जाता है। और डीनेचुरेशन प्रोटीन किसका एग्जाम्पल हुआ, कर्डिंग ऑफ मिल्क, एग की कोगुलेशन होना, ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, प्रोटीन्स की डीनेचुरेशन के। क्लियर है। आगे देखते हैं हम, अगला टॉपिक है एंजाइम। अब एंजाइम हमारे लिए तो वही है, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले बच्चे वही बोलते हैं एंजाइम क्या होते हैं, जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। हम लोगों ने एंजाइम, हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट आर कॉल्ड एंजाइम, मतलब हमारे लिए हम लोग कैटलिस्ट बोलते थे। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है उसे कैटलिस्ट बोलते हैं, और बायो वाले बच्चे उसी को एंजाइम बोलते हैं। एक ही बात है, यानी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देना। ठीक है, बॉडी में एंजाइम्स प्रेजेंट है तभी तो खाना जल्दी जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। एक पीरियड में खाना खाते हो अगले में डाइजेस्ट ही हो जाता है, मतलब थोड़ी देर में डाइजेस्ट हो गया ना खाना, क्योंकि एंजाइम्स है ना, ये हेल्प कर रहे हैं। अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग एंजाइम होंगे, इतने डिटेल में तो मुझे भी नहीं पता, डिटेल में तो बायो वाले बच्चों का पूरा एंजाइम्स ही होता है, और सारे डिटेल में पढ़ते ही हैं क्या है। तो लाइफ इज पॉसिबल ड्यू टू कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस केमिकल रिएक्शंस इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एन एग्जांपल इज द डाइजेशन ऑफ फूड। अब 10 तक तो बायो पढ़ी है, वहां पे तो हम देखते ही है ना, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सिस्टम हमारी बॉडी का किस तरह से होता है, पढ़ते हैं ना सारा का सारा, लाइफ प्रोसेस कैसे होती है। तो इतनी तो 10 तक की बायो की तो नॉलेज सभी को ही होगी, है ना। तो डाइजेशन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ एप्रोप्रिएट मॉलिक्यूल, अल्टीमेट प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, this process involves a sequence of the reaction and all these reaction occur in a body under a very mild condition। सारी की सारी जो reactions हमारी बॉडी में होती हैं कुछ माइल्ड कंडीशंस पे होती हैं, and this occur with the help of certain biological catalyst। और ये जो रिएक्शन होती है हमारी बॉडी में कैटलिस्ट की हेल्प से होती है, जिसको क्या बोलते हैं, एंजाइम। क्या बोलते हैं, एंजाइम। ऑलमोस्ट ऑल दी एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन। जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। कैसे होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन। एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन एंड फॉर अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट। किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, किसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए हर एक एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बायो वाले बच्चे बता सकते हैं डाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस पढ़ते हैं, इनका तो पूरा टॉपिक ही डाइजेशन हो गया ना, वहां पे कितने सारे एंजाइम्स पढ़ते होंगे, तो हर एक के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम है जिसको कुछ ना कुछ काम है। ठीक है, समझ गए। तो एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन। हमें क्या ध्यान रखना है, ये वाला करेक्ट स्टेटमेंट में पहले पॉइंट आ रखा है कि हर किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम चाहिए होता है, वही उसका काम करता है। ठीक है, जैसे हम केमिस्ट्री में बोले, अब मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का काम रिड्यूसिंग एजेंट है, मैं उसको एसिड बनाने के लिए तो नहीं यूज कर सकती ना। सोडियम बोराहाइड्राइड सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को करता है या एसिड क्लोराइड को करता है, बाकी किसी को नहीं करता, तो मैं बाकी हर किसी को थोड़ी सोडियम बोराहाइड्राइड से करवा सकती हूँ। तो हर एक रिएक्शन के लिए मुझे भी तो एक स्पेसिफिक रिएजेंट चाहिए ना। तो ऐसे ही बायो में भी हर एक स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम की जरूरत होती है। दे आर जनरली नेम्ड आफ्टर द कंपाउंड ऑफ क्लास ऑफ कंपाउंड। फॉर एग्जांपल, माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज करना है तो एंजाइम कौन सा चाहिए होगा, माल्टेज। ठीक है, sometimes enzymes are also named after the reaction where they are used। enzyme which catalyze the oxidation of one substrate with simultaneous reduction of another substrate is known as oxireductase। क्या बोला उसने, ऐसे एंजाइम जो एक सबस्ट्रेट की तो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं और साथ साथ दूसरे वाले सबस्ट्रेट की साथ के साथ क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं। समझ आ रही है, ऐसे एंजाइम जो एक सबस्ट्रेट की तो क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन, और साथ में जो दूसरा सबस्ट्रेट है उसकी क्या कर रहे हैं, रिडक्शन, उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज। उस समझ में आ गई। तो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम का जो मैकेनिज्म है तो वो तुम तुम्हारे क्लासेस में 5th चैप्टर में पढ़ोगे, सरफेस केमिस्ट्री में। ठीक है, यहाँ पे यही लिखा है, देखो लाइन पढ़ लो, मैकेनिज्म फॉर द एंजाइम एक्शन हैज बीन डिस्कस्ड इन द 5th चैप्टर। कुछ भी नहीं बता रखा, बस तुम एक बात ये समझ लो, हम केमिस्ट्री में क्या देखते थे, अब पापा ने क्या काइनेटिक्स के चैप्टर में पढ़ा था ना कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ऐसे बनता है, पढ़ा था ना, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर ये रिएक्शन कैटलिस्ट की विदाउट कैटलिस्ट ये है,
अगर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, पढ़ी है ना हमने। क्यों? ये विदाउट विद कैटलिस्ट है, विद कैटलिस्ट होगा तो रिएक्शन क्या, रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा। और ये तुम्हारी यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। एक्टिवेशन एनर्जी इतनी थी, अब इतनी हो गई, यानी कैटलिस्ट ने क्या करा, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दिया। अगर रिएक्शन की स्पीड बढ़ गई तो जल्दी से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, लोअर डाउन हो जाएगी। समझ में आता है इतनी बात? बस यही लिखा है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में, बाकी डिटेल लिखा है, ये सारा तुम कहाँ पढ़ोगे, 5th चैप्टर में सरफेस केमिस्ट्री में। क्लियर? बाकी बायो वाले बच्चे ऑलरेडी पढ़ते हैं, अपने ने 5th चैप्टर में। ठीक है, इतनी बात। अगला है विटामिन। विटामिन पढ़ा देती हूँ, फिर आप पढ़ लेना। विटामिन क्या होते हैं? विटामिन में से बहुत बार अपने पेपर में क्वेश्चन आया है जेई में। विटामिन क्या है? इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट certain organic compounds are required in small amount in our diet, but their deficiency causes specific disease. These compounds are called vitamin. हमें पता है हमारी बॉडी के लिए कुछ स्मॉल अमाउंट में हमारी डाइट में कुछ सब चीजें रिक्वायर्ड, आपको भी पता है आजकल कितनी छोटी छोटी की डिफिशियंसी से प्रॉब्लम होने लग जाती है बॉडी में। तो अगर किसी स्पेसिफिक विटामिन की हमारी बॉडी में कमी हो गई, ठीक है, तो उससे एक पर्टिकुलर डिसीज हो जाएगी। किससे क्या डिसीज होगी, किसकी डेफिशिएंसी से क्या डिसीज होगी, ये हमारे एग्जाम में आती है। ठीक है, विटामिन बोलते हैं इसको। अब मोस्ट ऑफ द विटामिन कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड अवर बॉडी। कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, बट प्लांट कैन सिंथेसाइज ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम। लेकिन प्लांट जो है ऑलमोस्ट सारे विटामिन को सिंथेसाइज कर लेते हैं। तो अब हमने कल एक चीज पढ़ी थी ना, मतलब कि एक होती है असेंशियल अमीनो एसिड, आया था ना कल, और एक आया था नॉन असेंशियल अमीनो एसिड। तो असेंशियल अमीनो एसिड कौन से थे? जो कि हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, हमें डाइट के थ्रू बाहर से लेने पड़ते हैं, तो हमारे लिए असेंशियल है। तो ऐसे विटामिन क्या है, ऑलमोस्ट विटामिन हमारी प्लांट्स हमारे सिंथेसाइज कर लेंगे, लेकिन हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, बट दे आर असेंशियल फॉर अवर लाइफ। ठीक है, so however the bacteria of the gut can produce most of the vitamins required by us. All the vitamins are almost available in our diet. Almost सारे vitamins हमें डाइट के थ्रू हम अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। Different vitamins belong to various classes and difficult to define them on the basis of the structure. They are generally regarded as organic compound required in a diet in a small amount to perform specific biological function for normal maintenance of the optimum growth. मतलब हमारे अगर हमें अपने ऑप्टिमम ग्रोथ चाहिए और हेल्थ अच्छी चाहिए, तो पर्टिकुलर विटामिन अगर हमें हमारी बॉडी में किसी चीज की डेफिशिएंसी है तो हम डाइट के थ्रू वो पर्टिकुलर विटामिन ले सकते हैं। ये तो आपको अच्छे से पता होगा, आजकल ऐसे तो है नहीं आपको पता नहीं। हर चीज, हर जो चीज आप खाना खाते हो, जो भी फूड पैकेट है आजकल, उसके पीछे भी लिखा होता है उसमें कितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कितने विटामिन हैं, क्या है। और लोग खाने तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए, क्योंकि क्यों नहीं खाने चाहिए, क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स डले हुए हैं। भाई एक साल की एक्सपायरी नहीं, खत्म ही नहीं होते ना, एक साल की एक्सपायरी है, 2 साल की एक्सपायरी, यानी कुछ तो डाला ही है। इनफैक्ट कर्ड में भी कुछ ना कुछ डाला है, जो हम पैक्ड कर्ड लेते हैं, है ना। हम घर में जब बनाते हैं तो वो खराब हो जाती है, लेकिन उसमें तो कुछ ना कुछ एंटीऑक्सीडेंट डला ही हुआ ना। समझ रहे हैं ना इतनी बात? ये अपने तो यही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आगे क्या है, आप देखो क्लासिफिकेशन ऑफ द विटामिन में 2 तरह के विटामिन होते हैं, विटामिन होते हैं, जिसको बोला गया फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं? विटामिन विच आर सोल्यूबल इन फैट एंड ऑयल। फैट्स और ऑयल में सोल्यूबल होंगे, लेकिन वाटर में इनसोल्यूबल होंगे। किसमें सोल्यूबल होंगे? फैट्स और ऑयल में, लेकिन इनसोल्यूबल किसमें होंगे? वाटर में। ठीक है, साफ समझ में आता है। फैट सोल्यूबल मतलब फैट में सोल्यूबल है, ऑयल में सोल्यूबल है, लेकिन पानी में कैसे है? इनसोल्यूबल। तो एग्जांपल्स याद रखना, विटामिन ए डी ई के, विटामिन ए डी ई के फैट सोल्यूबल विटामिन हैं। दे आर स्टोर्ड इन लीवर एंड एडिपोज टिश्यू। कहाँ स्टोर होते हैं वो? लीवर और एडिपोज में। ठीक है, एडिपोज यानी फैट स्टोरिंग टिश्यूज होते हैं। कहाँ स्टोर होते हैं वो? लीवर और एडिपोज में स्टोर होते हैं। समझ आती है इतनी बात? क्लियर है? तो एडीई के याद हो जाएगा। ठीक है, वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं? विटामिन बी एंड विटामिन सी आर वाटर सोल्यूबल विटामिन, यानी कि ऐसे वाटर सोल्यूबल विटामिन को हम अपने डाइट के थ्रू लेना चाहिए, लेकिन वो बहुत जल्दी एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं हमारी बॉडी से। क्लियर? तो जैसे कि आपको पता है सिट्रिक एसिड की बात अगर मैं करूं, किसकी बात करूं? नींबू लेते हैं, सिट्रिक एसिड। वैसे एग्जाम्पल दे सिट्रिक एसिड का, तो उस वो भी तो मतलब इसमें सिट्रिक एसिड, एस्कोर्बिक एसिड जो ऑरेंज में होता है, एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए, लेकिन वो
स्टोरेज नहीं है, मतलब हमारी बॉडी में से जल्दी एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है, वैसे ही बता दिया। अब एक क्वेश्चन आ जाता है, विच विटामिन आर कैन नॉट बी स्टोर्ड इन अवर बॉडी, तो एक्सेप्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, विटामिन B12, बाकी सारे विटामिन हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, एंड कौन सा स्टोर नहीं हो सकता, पढ़ो यहाँ पे, विटामिन B12 लिखा नहीं है, वाटर सोल्यूबल विटामिन में तीसरी लाइन लिखी तो ये। अब पढ़ो नेम्स ऑफ द विटामिन, कौन सा विटामिन ए, 100% यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, 2-3 साल से कोविड के टाइम के बाद से यहाँ से इस टेबल में से आ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, ये नहीं कह रही हर शिफ्ट में, मतलब किसी न किसी शिफ्ट में मिल ही जाता है, अब किसी को तो तुम्हारा लक है, तुम किस कौन सी शिफ्ट में बैठे हो। विटामिन ए कहाँ से, सोर्सेज क्या है, किसकी डेफिशिएंसी से क्या मिलता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से मिलता है जीरोथैल्मिया, यानी हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई, नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन B1 बेरी डिसीज, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड रिटार्डेड ग्रोथ, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन भी बोलते हैं, इसको याद रखना, चिलियोसिस मतलब फिशरिंग एट द कॉर्नर्स ऑफ माउथ एंड लिप्स, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, बर्निंग सेंसेशन ऑफ द स्किन, विटामिन B6 पैराडॉक्सिन बोलते हैं, कन्वल्जन्स बोलते हैं ना, इसको दौरे पड़ते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है, विटामिन B12 पर्निशियस एनीमिया, आरबीसी डिफिशिएंट इन हीमोग्लोबिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड भी बता ही रही थी, कहाँ पे होता है, ऑरेंज में होता है, लेमन में होता है सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, आंवला में होता है, उनकी डेफिशिएंसी से ब्लीडिंग गम्स, करवे, विटामिन डी से रिकेट्स, ठीक है, विटामिन ई से इंक्रीज फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीएस एंड मस्कुलर वीकनेस, मसल्स वीक हो जाती हैं, विटामिन ई से इंक्रीज ब्लड क्लोटिंग टाइम, आपको पता है ब्लड क्लोटिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा तो उससे भी प्रॉब्लम है, आपको चोट लग जाएगा बहता ही रहेगा ब्लड, अब कई बार आपने देखा भी होगा कहीं चोट लग जाती है तो ब्लड बहुत जल्दी से कोगुलेट हो जाता है, किसकी वजह से होता है, प्लेटलेट्स का सारा रोल किस चीज का, प्लेटलेट्स का, इतना तो सबको पता ही होगा, बेशक हमें ज्यादा बायो नहीं पता लेकिन इतना तो पता ही है कि प्लेटलेट्स कम हो जाती है तो लाइक जो कुछ भी चोट लगेगी तो ब्लड कोगुलेट नहीं होगा जल्दी से, उसको बहुत टाइम लगेगा कोगुलेट होने, अब हम कहीं चोट लग जाती है थोड़ी देर में ब्लड कोगुलेट नहीं हो जाता, हो भी जाता है, छोटी मोटी लगती है चोट, नहीं कुछ भी स्क्रैच आ गया आपको पता ही नहीं चलता है ना, तो अपने आप कोगुलेट हो जाता है, प्लेटलेट्स की कमी होगी उसमें भी है, तो हमें तो हमारे एग्जाम में तो यही आएंगे क्या, किस किस की विटामिन किस किस की डेफिशिएंसी से क्या मिलता है, तो छोटे मोटे टॉपिक्स हो गए, अब सिर्फ न्यूक्लिक एसिड का टॉपिक रहता है और लास्ट वाला पॉलीमराइजेशन रहता है, ठीक है, तो करो पहले आप ये सारा रीड करेंगे, इसके नोट्स बनाएंगे, और वो MS चौहान लाए हो, किसकी दिए, MS चौहान लाए हो, MS चौहान या PYQ की बुक कुछ तो लाए होगे, एक आधी चीज तो होगी, एक आधी चीज रखा करो भाई, या पढ़ो से लगाओ इस चैप्टर के, PYQ की साथ में डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर में अल्फा बीटा फॉर्म में जो डिफरेंस आया, सेम मॉलिक्यूल का अल्फा बीटा फॉर्म में जो डिफरेंस आया साइक्लिक स्ट्रक्चर में, वो एनोमर्स है, एपीमर्स है, जैसे मान लीजिए अगर मैं ग्लूकोज और गैलेक्टोज की बात करूं, ये ग्लूकोज है और ये है डी गैलेक्टोज, ठीक है, CH2OH, OH H H OH H OH OH और H, बताओ कौन सी पोजीशन में डिफरेंस है, कौन से कार्बन कार्बन में डिफरेंस है, नंबर बताओ, फोर्थ कार्बन में डिफरेंस नहीं है, 1 2 सेम है, 3 सेम है, फोर्थ अलग है, फिफ्थ सेम है ना, फिफ्थ कार्बन की पोजीशन में डिफरेंस नहीं है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, तो आपस में ये कैसे हैं, कौन से में है, कौन से कार्बन की पोजीशन में डिफरेंस है, फोर्थ, है ना, है कि नहीं, तो आपस में C4 एपीमर्स आएंगे, वो C2 एपीमर्स है, समझ गए, सारी कार्बन की पोजीशन सेम होनी चाहिए, एक कार्बन की पोजीशन में डिफरेंस होगा तो एपीमर्स है, और एनोमर्स तो आपको बताया ही था, साइक्लिक स्ट्रक्चर में अल्फा बीटा फॉर्म जो होती हैं सब कुछ सेम हो लेकिन उसमें पोजीशन में डिफरेंस हो तो वो एनोमर्स हो गए, समझ गए, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज पायरानोज एनोमर्स है, क्लियर है, ऐसे कोई बच्चा पूछ लेता तो सबका फायदा हो जाता, अब इसने पूछ लिया तो ये चीज मैंने बता दी, बोर्ड में आ जाता तो एक्स्ट्रा पार्ट है, अब आप
एनसीईआरटी में नहीं है, ये एक्स्ट्रा में आएगा। अगर कोई चीज आपको एक्स्ट्रा इस चैप्टर में मिलेगी, इस चैप्टर में टेस्ट मिलेगी, आप एक्स्ट्रा उनको अपने पॉइंट्स बना बना के अपने फेयर में नोट करते रहो, ठीक है, समझ गए। सेलिमोनोव टेस्ट है, वो टेस्ट है, आपको याद ही करना पड़ेगा। क्लियर?